for this next panel discussion. Now I'd like to invite on stage our panelists. Firstly, Mr. Pankaj Kasera, Director, Shri Balaji Sugar. Mr. Jeetu Shah, Founder and Chairman, JK Group. Mr. Vineet Shah, Partner, Gotham Sugar Trading Company. And can we now have our moderator for the session, Mr. Deepesh Dhiravani from Prathamesh Intertrade. So I would like to invite our panelist, Mr. Singaravelu A. इस पैनल डिस्कशन में हम लोग मोरली फोकस करेंगे या मेनली फोकस करेंगे कि इन चर्चा सत्रों में से जो भी ज्ञान हमें मिला है उस चीज़ का हमारे डोमेस्टिक मार्केट पे क्या असर हो रहा है। डोमेस्टिक मार्केट पे असर होने के लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि हम इंडिया के अंदर में जो भी प्रोडक्शन चीनी का कर रहे हैं इसका 90% शुगर जो है ये हम खुद कंज्यूम करते हैं। तो हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वही अपने आप में बहुत बड़ी मार्केट है और उस पर चर्चा करने के लिए मैं वन बाय वन सारे पैनलिस्ट से सवाल करूंगा और इनके व्यू एक्सपर्ट्स के हम जानेंगे। तो मेरा पहला सवाल है पंकज भाई आपसे कि इस सीज़न की शुरुआत में हम लोगों ने ये देखा था कि जो एस्टिमेट प्रोडक्शन के नंबर आ रहे थे वो एस्टिमेट्स ये किया गया था कि लगभग हम 305 लाख टन चीनी बनाएंगे और अब जिस तरह से धीरे धीरे ये मार्केट आगे बढ़ते जा रहा है, क्रशिंग जो है वो आगे पेस में चला है। अभी भी काफ़ी सारी मिलें जो है वो चीनी गन्ना क्रश कर रही है। तो अभी पिछले जो डिस्कशन था उसमें समझ में आया कि लगभग 340 लाख टन हम चीनी बनाने जा रहे हैं। तो तकरीबन 10% चीनी जो है हमारी इसमें पिछले एस्टिमेट से, इनिशियल एस्टिमेट से बढ़ रही है। इसका डोमेस्टिक मार्केट पे आप क्या असर देख रहे हैं? हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। दीपेश भाई, जैसे कि आपने कहा कि हमने शुरू में ये आइडिया लगाया था कि इंडिया का प्रोडक्शन नंबर 305 से 310 लाख टन के आसपास होगा, बट जैसे जैसे ये सीज़न प्रोग्रेस हुआ हमारे प्रोडक्शन नंबर्स बढ़ के 310 से रिवाइज हो गए, 320 हुए, 325 हुए, 330 हुए। अब हम 338 और 340 लाख टन की प्रोडक्शन नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट, अगर गवर्नमेंट की एथेनॉल और एक्सपोर्ट पॉलिसी ने सपोर्ट नहीं किया होता तो ये मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश कर गई होती। जैसा कि इन द ईयर 2016 एंड 2017 हमने देखा कि जब हमारी प्रोडक्शंस बढ़ी तो हमारी मार्केट क्रैश होके 18.5, 19, 20 रुपये तक महाराष्ट्र गया और 22 से 23 रुपये यूपी गया। बट इस साल बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट हेल्प एंड पॉलिसीज प्लस एक्सपोर्ट सपोर्ट प्लस द MSP पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हेल्प अस टू रिमेन अवर प्राइसेस in the bracket of 31-32 rupees in the Maharashtra and 34 rupees approximately UP, and I see the prices are good enough for the sugar industry, right? नहीं, आप बताइए। एक गवर्नमेंट की एक्चुअली MSP पॉलिसी जब आई तब से मार्केट स्टेबल होने लगा। तो ये मार्केट को 3100 के रेट में, महाराष्ट्र 3100 के रेट में स्टेबल करने के लिए मेनली गवर्नमेंट की पॉलिसी काम कर गई है और उसे मिल को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अदरवाइज़ मार्केट एक बार तो कहीं ना कहीं नीचे चली जाती, थोड़े टाइम रुक के, लेकिन मार्केट 3100 में स्टेबल हो गई। और दूसरी बात, इंटरनेशनल मार्केट अच्छा रहा, उसी कारण अपने घरेलू मार्केट में भी डिमांड अच्छी रही और एक्सपोर्ट के काम अच्छे होने से मिल वाले भी एक्सपोर्ट पे अच्छे, महाराष्ट्र से तो काफ़ी अच्छा सा काम हुआ। ये आप क्या फ़र्क देख रहे हो इसमें? जैसे कि पंकज भाई ने बताया कि अपने को सपोर्ट एक्सपोर्ट और इथेनॉल पॉलिसी के हिसाब से काफ़ी अच्छा मिला है। इससे ये फ़ायदा हुआ है कि अपने को एक बेस प्राइस मिल चुका है डोमेस्टिक मार्केट में भी, जो ये है इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस के लेवल के हिसाब से अब आज ये पोजीशन पे है कि डोमेस्टिक में चीनी MSP के नीचे नहीं जा रही है और ये काफ़ी अच्छी साइन है। महाराष्ट्र जो है उनका कहना 3100 से 3200 के रेंज में है, वो भी बिल्कुल सही बात है, और यूपी 3400 के रेंज में है,
वो भी बिल्कुल सही बात है. ये पॉलिसीज रियली हेल्प. भैया मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारा जो प्रोडक्शन नंबर है हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है, लगभग 340 लाख टन चीनी हम बनाने जा रहे हैं, बट उसके सामने एक लार्ज एक्सपोर्ट कैंपेन भी जो है वो हम देख रहे हैं कि हो रहा है. चीनी लगभग आज डिस्कशन हो रहा था कि 75 से 80 लाख टन चीनी जो है लगभग हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे. इस परिस्थिति में और जो गवर्नमेंट के सपोर्ट से इथेनॉल प्रोग्राम भी बहुत अच्छे तरह से चल रहा है, तो वहाँ भी काफ़ी सारी चीनी हम डाइल्यूट कर पा रहे हैं. ये दोनों परिस्थितियों को देखते हुए जो डोमेस्टिक की प्राइसेस है, इसको फ्यूचर में आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? करंटली दीपेश भाई, मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि हमारी प्रोडक्शन नंबर्स 305 लाख टन से बढ़कर 340 लाख टन तक के एक्सपेक्टेशंस पे चली गई हैं, इसके साथ साथ हमारा एक्सपोर्ट कैंपेन भी, जो हम स्टार्टिंग में 55 से 60 लाख टन के एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, करंटली वी आर लुकिंग नथिंग लेस देन 80 लाख टन या 85 लाख टन. सो एनी इंक्रीज इन द प्रोडक्शन for the current season has been discounted by the rising export numbers in the domestic in the sugar balance sheet for the current year. So this has helped in moderating the prices. Otherwise the prices could have dropped down to any levels with these numbers, anything below 28, 29. This has already happened in last 2 years when the Maharashtra prices dropped down to 29 rupees. But with the help of the global export market and the government, again the same government policy of diversion of ethanol help us in maintaining the sugar level prices at these current levels. And if we see a good export numbers, we can see a further decline in the stock to use ratio, which can impact a higher prices in future also, which I see. So, do you mean to say that you see less stock and the prices goes rise in future? Yes, definitely. Even at these production levels, I see a less stock compared to the previous year of the closing balance sheet for the production year 21-22, and great higher prices in the coming months to see. Mr. Velu, I'll come to you. How do you see the southern market, the price trends, what is going right now over there? Does this export campaign and the ethanol program is helping sustaining price in south and the better realization to the sugar factories of south? Yeah, good evening one and all. So yes, definitely export and the ethanol has been a big game changer for the industry as such. So region wise, the mills who are manufacturing more sugar, now they have a great opportunity to export without subsidy. So the mills who are away from the ports or who are having lesser crushing capacities, they are also reasonably benefited from the export campaign that is happening. I would say this is a big game changer and it has entirely changed the dynamics of the industry. So initially, whenever there used to be huge production, the interstate movement used to happen from the sugar producing surplus areas to the deficit areas, and the small millers near the other deficit areas were always pounded by this supply pressure of the manufacturing mills. So now one chunk of the major surplus is getting shipped out of India. So the remaining mills who are not exporting, actually they are also commanding a better rate. So there is definitely a big advantage for the sugar factories in south also. So there is one more thing I can recollect, like last 2-3 years there was a low production in Karnataka and southern area as well. So a lot of sugar was moving from Maharashtra, like Kolhapur, Exactly. Sangli belt to the southern Yes, areas till yes. the Karnataka and even some part of Andhra or maybe Tamil Nadu as well. Do you see this year we can see some of the production, maybe 15% of the production? I can understand that Karnataka is increasing. So still you people are buying, the southern area is buying from Maharashtra area, or you are morely dependent upon Karnataka now? It is a balance of both. So I would say in the past 5 to 7 years, Tamil Nadu was totally out of the picture. So because of the 5 years of consecutive drought, their production capacities took a huge hit. So their installed capacities was actually 30 lakh tons, where they were hardly not even making 10 lakh metric tons.
So now, in the past 1 year, the productions have slowly started increasing, and the cane plantation has also picked up, and we see about 15 to 20% or 30% increment in their production. So the impact of interstate movement from Maharashtra or your Kolhapur region towards south is in a reasonably balanced Situation is balanced, not like last 2-3 years what we have Exactly, this year yes, is better. yes, yes. You have self-sufficient in kind of, not completely, but then not No, definitely. over-dependent, The not until unless over-dependent on Maharashtra. yes, definitely, right? yes. The sugar movement will always happen from the major surplus area to the deficit areas. So even South Kerala and Tamil Nadu still be considered as deficit areas only. Vineet bhai, you morely work with the institution supply nowadays, right? So within this COVID era, what are the consumption? Have you seen any changes in consumption takeoff for the domestic institution supplies and everything? हेलो इस वक्त जैसे आप जिस हिसाब से हाइप हो रहा है कि कोविड में बहुत सारा कंजम्पशन कम हो गया या ऐसे हो गया, अगर आप आंकड़ों को देखो या फिर डिस्पैचेस को देखो तो बहुत ज़्यादा ऐसे इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है. मे बी 1 और 2% ईयर होते हैं, बट हाँ इनिशियली ये ज़रूर था कि जब अपने पास गवर्नमेंट के पास या ट्रांजिट में या फिर डिफरेंसेस आ रहे थे, डिफ़िकल्टीज आ रहे थे, तब ज़रूर हुआ था. लेकिन दैट वाज अ मियर सम क्वांटिटी. आगे जाके वो सब पैचअप हो गया है, तो मतलब इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है कि कोविड के हिसाब से कि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कम हो गया या ऐसा, इतना नहीं है बड़ा इम्पैक्ट. जी तो अंकल आपसे एक सवाल, इस समय पे जो सरकार का पैटर्न है रेगुलेटेड किया हुआ चीनी को खुले बाजार में बेचने के लिए, जो हम ट्रेडिशनली रिलीज मैकेनिज्म कहते हैं, तो वो रिलीज मैकेनिज्म में चीनी बेचना ये ट्रेड के लिए बेहतर है या फिर जो ओपन सेल मार्केट मिलों को था उस पैटर्न में चीनी का सेल करना बेहतर है ट्रेड के लिए और इंडस्ट्री के लिए? आपके 40 साल के अनुभव से दोनों पैटर्न में सबसे बेहतर पैटर्न कौन सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी जो रिलीज मैकेनिज्म है वो बहुत उपयोगी है. क्या कभी भी समझो डेफिशिएट है, शुगर डेफिशिएट है, तो गवर्नमेंट रिलीज मैकेनिज्म से रेट को कंट्रोल कर सकती है. या प्रोडक्शन ज़्यादा है तो भी मिलर को कहीं नुकसान ना हो, एमएसपी लगा के भी गवर्नमेंट रिलीज मैकेनिज्म से रेट को कंट्रोल कर सकती है. इसीलिए रिलीज मैकेनिज्म मिलर के लिए, ट्रेडर्स के लिए और जनता के लिए, सबके लिए अच्छी चीज़ है. श्योर थॉट? मैं जीतू काका की बात से बिल्कुल सहमत हूँ. मैं भी इस ट्रेड में फॉर लास्ट 28 ईयर्स आई एम वर्किंग इन दिस ट्रेड. 2013 तक हमारी कंट्री में रिलीज मैकेनिज्म सिस्टम था, जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइसेस कंट्रोल करती थी. जैसे ही 2013 से इंडस्ट्री ने बहुत कोशिश की कि कैसे रिलीज मैकेनिज्म रिमूव हो जाए. रिलीज मैकेनिज्म हटने के बाद जब हम सरप्लस प्रोडक्शन एरा में आए इन द ईयर 2015, 16, 17, तो we looked that there was no control on the sale and the supply by the billers. So in India, the sale by the sugar mills is so fragmented that the sale dropped the prices from the 25, 26 level to 18 rupees, 19 rupees in Maharashtra and 23 in UP. So in the absence of release mechanism, there was a very difficult time for the sugar industry and the sugar trade to control the prices. As well as the same thing has happened in the shortage period also. When there was a no release mechanism system, the mills doesn't want to sell the sugar and they hold their stocks for the future longer period. So usme the government could not control the rise of the sugar prices in India. So any day the release mechanism, the same industry which
struggle to remove the release mechanism, again struggle to have some mechanism to control the sale of the sugar, which act as a release mechanism, is known as the reverse stock limit ratio, which is currently Government of India is adopting. So this is the perfect way of balancing the prices, looking at the surplus as well as in shortage periods. Mr. Velu, do you agree with these two guys, what they are saying about release mechanism, or you have some different Yeah, thoughts? definitely, I do agree with the panelist here. See, this release mechanism is one of the very beautiful mechanism where the government of India has again put back this monthly quota system. So with this, the prices are very evenly regulated. So irrespective of being a surplus year for us, so had there not been a release mechanism, the trend of the prices would have been too sharp towards the downside. So I would say it would have been exaggerated rather than standing at say at 28 or 29, which was to be. So it would have even dropped down to 23 or 25 had the release mechanism not been there, because sugar trade is driven only by sentiments. So with such a huge release figure, if the millers are given open license to sell whatever they produce, so not all the times millers would be in a position to hold due to their fund constraint, and for the cane payments, they would be in a position forced to sell. So this release mechanism has very evenly balanced the market. So they are able to time their particular sales and stick on to one particular price. And as far as trade is concerned, what we basically look at is price safety. So we basically analyze for each factory when the quota is allocated, we get to know, okay, if they are in a position to sell this particular quantity or percentage of quota during this particular time, the market would relatively stand at one particular price without a violent fluctuation in the price towards the upside or to the downside. So open mechanism, I mean the release mechanism is actually working out very well. विनीत भाई, आपसे एक स्पेसिफिक महाराष्ट्र के रिलेटेड सवाल करना चाहूँगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, बट उसके सामने जो ऑफटेक है एक्सपोर्ट का, वो भी मेजरली महाराष्ट्र से ही हो रहा है इस समय। और पिछले 2-3 सालों में हमने एक पैटर्न देखा था कि जो हमारे ट्रेडिशनल मार्केट्स थे महाराष्ट्र के, जैसे आपका माल गुजरात की तरफ मूव हो रहा था आउट ऑफ स्टेट में, या राजस्थान की तरफ, या मेजोरिटीली रेक्स बिजनेसेस में हम लोग देख रहे थे कि कलकत्ता और नॉर्थ ईस्ट की तरफ महाराष्ट्र से काफ़ी रेक्स पहले जा रहे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 2017 यू कैन से, एंड सडनली वी हैव सीन वो शिफ्ट हो गया था एक ट्रेडिशनल रेक बिजनेस टू द यूपी एरिया। यूपी से काफ़ी सारे रेक पिछले 2-3 साल के अंदर में पूरे नॉर्थ ईस्ट में जा रहे थे। अब फिर से वो पैटर्न जो है प्राइस पॉइंट के ऊपर में चेंज होता हुआ दिख रहा है। पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से लगातार रेक में भी माल जो है डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं, और प्लस एक्सपोर्ट्स भी महाराष्ट्र से काफ़ी हो रहा है। तो आपको लगता है कि महाराष्ट्र में लोएस्ट नंबर ऑफ स्टॉक होगा एट एनी गिवन टाइम, मतलब इन द हिस्ट्री हो सकता है कि ये लोएस्ट लेवल ऑफ स्टॉक्स हो इस साल क्लोजिंग में? प्रोडक्शन काफ़ी बड़ा है महाराष्ट्र का, अनएक्सपेक्टेडली। महाराष्ट्र हैज़ ऑलवेज बीन कल्प्रिट इन प्रोडक्शन नंबर्स, दिस इज नोन टू एवरीवन, ऑलवेज सरप्राइजिंग फैक्टर, ऑलवेज सरप्राइजिंग फैक्टर। सिमिलरली अगर प्रोडक्शन यहाँ पे एक्सेस है तो यहाँ से सप्लाई भी ज़्यादा होगी। कहीं ना कहीं तो चीनी जानी है, वो चाहे एक्सपोर्ट में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे कलकत्ता मार्केट हो, या चाहे साउथ हो। महाराष्ट्र इज़ ऑलवेज कैटरिंग। महाराष्ट्र का कंजम्पशन कई सालों से जितना कंजम्पशन है उससे उसके पास एक्सेस ही चीनी रहती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट, लगभग 3 गुना होता है। सो सीइंग दिस प्रोडक्शन ऑफ 130, अगेन देयर इज डिस्पैचेस। एक्सपोर्ट इस साल यूपी से कई गुना ज़्यादा महाराष्ट्र ने किया है। सो स्टॉक लेवल आई डोंट थिंक विल बी सरप्राइजिंग एट द क्लोजिंग ऑफ दिस सीजन। महाराष्ट्र का जो पिछला स्टॉक लेवल होगा उससे 5% कम या 5% ज़्यादा, इससे ज़्यादा चेंज मैं नहीं देख रहा हूँ महाराष्ट्र के स्टॉक में। प्रोडक्शन ज़्यादा है तो डिस्पैच भी ज़्यादा है। नहीं तो गिवन इन दिस सिनारियो, हाउ डू यू फोरसी द प्राइसेस कमिंग 2-3 मंथ फॉर शॉर्ट टर्म एंड प्रोबेबली अप टू 6 मंथ? यहाँ से फिर एक नया क्रशिंग सीजन की तरफ हम जाएंगे, तो विद इन दिस 2 to 3 मंथ या विद इन दिस 4 to 6 मंथ आप जो अभी करंट प्राइस लेवल्स है उसको कहाँ पर देख रहे हो इन महाराष्ट्र स्पेसिफिकली? आज जिस लेवल पे महाराष्ट्र खड़ा है, पर्टिकुलरली एस्थेटिक, दैट इज बॉटम।
3100 पे आज भी महाराष्ट्र में ट्रेड हो रहा है 3100 से 3150. सो दिस इज अ रिस्कलेस मार्केट ओवर हियर राइट नाउ. सो यहाँ से नीचे जाने की जगह तो कोई दिखती नहीं है. ऊपर कितना जाए वो एक देखने वाली चीज़ है. तो ये बिल्कुल सही चीज़ है कि ये टाइम है लॉन्ग जाने का, शॉर्ट जाने का कोई सवाल नहीं होता. ये एक आप जैसे रियल ट्रेडर का अंदाजा भी होता है, देखने वाली चीज सब कुछ नहीं होती है. कुछ नंबर्स बताइए. महाराष्ट्र ये पूरे सीजन में रेंज बाउंड चीनी रहेगी. रेंज बाउंड रहेगा ये 3100 इज बॉटम एंड 3300 इज हाइट. सो एनीथिंग अबाउट 3300 इज रिस्की एंड एनीथिंग बिलो 3100 इज जूसी. जीतू काका, आपका क्या कहना है इस बारे में? प्राइस महाराष्ट्र में जो विनीत कह रहा है उसी रेंज बाउंड में रहेंगे या कोई डिफरेंस आप देख रहे हो प्राइसेस के अंदर में? एक्चुअली क्या है कि अब तक नॉर्थ ईस्ट हमारे यहाँ नहीं थे. अब हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट की पूरी बाइंग महाराष्ट्र से ही होगी, महाराष्ट्र या कर्नाटक से होगी. उसका रीज़न क्या है? एक तो यूपी में कंपेयर टू लास्ट सीजन प्रोडक्शन कम है और दूसरा इथेनॉल में ज़्यादा डाइवर्ट हुए हैं करके उनके पास लंबा स्टॉक नहीं बचेगा. महाराष्ट्र के पास प्रोडक्शन काफ़ी है और सामने नॉर्थ ईस्ट की पूरी गिराकी, पूरा नॉर्थ ईस्ट का कंजम्पशन महाराष्ट्र और कर्नाटक से होगा, इसीलिए यहाँ भी स्टॉक हटेगा. अच्छा, और यहाँ घरेलू मार्केट में तेजी क्या होगी या मंदी क्या होगी उसका ज़्यादा डिपेंडेंसी रहेगी इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर. अभी देखते हुए लगता नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट कोई गिर जाए, कोई एकदम कम हो जाए, ऐसा तो लगता नहीं है. अच्छा, यदि 80 लाख मतलब 8 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ और 34 मिलियन का अपना प्रोडक्शन हुआ तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट 3 से 4 रुपया घरेलू मार्केट में ऊपर जानी चाहिए. बट जीतू काका, ये पैटर्न जो आप बता रहे हैं, ये पैटर्न से तो यही समझ में आ रहा है कि मार्केट जो अभी करंट लेवल्स है उससे नीचे तो कहीं नहीं जा रहा है. नीचे तो नहीं लगता है, कहीं जाने का सवाल ही नहीं आ रहा है. एक बात मैं करना चाहूँगा, जब आपने ये स्टार्ट किया सेशन तब आप बोल रहे थे कि महाराष्ट्र का प्रोडक्शन 305 होगा. जैसे जैसे महाराष्ट्र नहीं, ऑल इंडिया का प्रोडक्शन ये 305 होगा. जैसे जैसे नंबर बढ़ता गया, जब जनवरी में ये बात चल रही थी, इनिशियल एस्टिमेट्स आ रहे थे, तो एक बार ये हो गया था कि एक्सपोर्ट मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट देखते हुए महाराष्ट्र के लोग चीनी को 37 बोलने लग गए थे. 37 was the number, 36 was easy achievable in महाराष्ट्र. एक बार ये बोल रहे थे कि 3600 तक महाराष्ट्र की चीनी जाएंगी, बट अपना नसीब नहीं है या जो भी समझो, या महाराष्ट्र इवन अगेन महाराष्ट्र इज कल्फिट फॉर द सेम. महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में इतना बड़ा प्रोडक्शन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, महाराष्ट्र में भी इतना नंबर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. तो इसके चलते ये जो 36 वाला है लोग अभी थोड़ा भूल गए हैं, लेकिन प्राइस राइज इज देयर. ये बॉटम है, ये 3300 3350 तक पक्का जाएगा. Mr. Velu, during this COVID time, lot of reason came कि social distancing और सारी चीज़ों की वजह से लोगों के अंदर में we have seen that packaging sugar is more popular now other than loose sugar. How is the consumption pattern of packaging sugar? Do you see any increase in overall scenario before COVID and right now? The demand for packaging sugar is more now? See, India is a very price-sensitive market, according to me. So, when compared to the developed countries, where almost 70 to 80% of the consumption happens in packaged goods, India is slowly moving towards that direction. But it is still a long way to go. Our consumption, as far as the packed sugar is concerned, is very negligible. So, if I am right, it is not more than 10%. But probably down the lane in the coming years, definitely people will prefer packaged sugar with quality consciousness in mind, and the wholesale concept will slowly start changing on to the retail concept via the packed sugar with more brands coming into the market. But again, as I said, there will be definitely price sensitivity. The more competitive we offer them when compared to the low sugar, people will definitely start shifting towards the packaged sugar.
Pankaj, how do you see this packaging market is going, or maybe people are becoming more aware towards the brand and not buying the loose sugar in the market because of food consciousness or brand consciousness, whatever you tell? Dipesh bhai, what I have learned from the past, after the COVID times, the people are become more health conscious, and people are more thinking on spending more money. The issues related to a good quality of food, good quality of health, and side by side the same thing in sugar. They are giving the preference for the packaging sugar as well as a good quality of sugar, which is refined sugar. I have seen for last 10-15 years many groups in UP, because I am associated in many groups in UP. They want to convert their sugar to a packaging unit, and they want to start packaging sugar, but they see this part is a very economical unviable, so they were not doing it. But in last 2 years after the COVID impact, I have seen that more and more consumption for the packing sugar and demand is coming up, and whoever industry is going in the packaging sugar, their sales are increasing very phenomenal, because I am already supplying to few groups who are packaging sugar, and their demand is increasing day by day, and it's a great increment in their demand. I want to add one more thing. Beside this packaging sugar, refined sugar demand has also come out very huge in the market for last 1 and 2 years. Previously, the difference between sulfitation and refined sugar in Uttar Pradesh was approximately 30 to 40 paisa per kg. Now, after the COVID time, the demand for refined sugar has increased. Even after increasing the capacities of the refined sugar, this difference has increased from 40 paisa to 1 rupees and 1.5 rupees a kg, and which is maintained for last more than 1 year. So, likewise, packaging and refined sugar, good quality sugar is in demand after the COVID period. This is the pattern. विनीत भाई, जैसे हम लोगों ने अभी एक सेशन इससे पहले हुआ है टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म का, सो ये टेक्नोलॉजी के एरा के अंदर में जो ट्रेडिशनल बिजनेस पैटर्न है उसको आप कैसे बदलता हुआ देख रहे हैं? बिजनेस पैटर्न ट्रेडिशनल बिजनेस का जो हमारा वर्षों से चला आ रहा पैटर्न है, हम एक पर्टिकुलर पैटर्न में बिजनेस करते हैं, राइट, और वो ट्रेडिशन से होता आ रहा है पिछले 30, 40, 50 वर्षों के अंदर में, उसी तरह से लोग बिजनेस कर रहे हैं डोमेस्टिकली। तो टेक्नोलॉजी के आने से ट्रेड में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? एडेप्टेशन इज अ मस्ट। अगर आप अपने आप को नहीं बदलोगे, समय के साथ नहीं चलोगे, तो देन यू विल बी लेफ्ट आउट, एंड यू कैन नॉट ब्लेम एनीबडी एल्स फॉर दैट। यू हैव टू अडेप्ट टू द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ऑलवेज हेल्प्स। ये आपको सप्रेस करने के लिए नहीं है, लेकिन आपको आगे चलाने के लिए है। सो टेक्नोलॉजी इज अ मस्ट एंड इट इज नेसेसरी। Mr. Velu, how do you see this technology part in sugar business? See, there is always two sides for a coin. So I would say, yes, it is beneficial. See, 15-20 years before, 15 years before, most of the trades used to happen over the phone. We never used to give a delivery instruction for a sugar factory, and we would just tell them we have sold the material to so and so, please kindly load the truck. Things used to just happen just like that. So now with the technology being in place, we are definitely utilizing that to the fullest extent. But the technology has another disadvantage. See, now the new gen startups have come, so and they want revenues. So more than profitability, they want revenues. So what happens is, they have entered the market for the revenue purpose, and the trade is not actually commanding the margins that are supposed to be taken for the investment that they make. So that is one drawback that we are feeling the pinch of the new gen startups. So basically there are mixed views on this right now. जीतू काका, आप एक चीज़ बताइए कि इस समय पे जिस तरह से डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के प्राइस के बीच में थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है महाराष्ट्र में। एक्सपोर्ट में जो चीनी जा रही है वो डोमेस्टिक प्राइस के ऊपर जा रही है, वाइट शुगर स्पेसिफिकली। तो इसका जो अभी एक्सपोर्ट के ऊंचे प्राइस है, उसका डोमेस्टिक पे आगे जाते हुए कोई असर आपको दिख रहा है कि उसकी वजह से डोमेस्टिक प्राइस भी स्लोली अहेड मूव होंगे?
बेस जो है वो एक्सपोर्ट को पहले माना जा रहा था कि एक्सपोर्ट प्राइसेस से डोमेस्टिक प्राइस नीचे नहीं चलेंगे, बट इस समय पे लगभग 40 से 50 रुपए क्विंटल की डिस्पैरिटी है, एक्सपोर्ट ऊंचा चल रहा है। तो डोमेस्टिक प्राइस को वहाँ पे एक्सपोर्ट सपोर्ट होने की वजह से कोई स्कोप है और इमीडिएट इफेक्ट में लाइक अगले 15-20 एक महीने में आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं पे जाकर के डोमेस्टिक प्राइस उस लेवल पे आ जाएगा। एक्चुअली क्या है, एक्सपोर्ट के लिए कोई रिलीज नहीं है, वो माल कितना भी बेच सकता है। समझो 50 रुपया का डिफरेंस है तो वो कुछ नहीं है कि मिलर को डोमेस्टिक में जो माल बेचना है वो रिलीज के हिसाब से बेचना है। तो मिल वाला भी क्या सोचेगा कि डोमेस्टिक मार्केट से मुझे 50 ऊपर मिल रहा है, मेरा माल भी तुरंत निकल रहा है, मुझे ब्याज का बर्डन भी नहीं हो रहा है करके ये जो डिफरेंस है, इसी कारण डिफरेंस है। ये डिफरेंस आगे जाके नहीं चलेगा। नहीं चलेगा क्यों? तो डोमेस्टिक मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर आना नज़र आ रहा है। मुझे तो यहाँ तक नज़र आ रहा है कि अप्रैल में कम से कम 100 रुपया डोमेस्टिक मार्केट में ऊपर जाना चाहिए, और बाकी तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से आपके एक्सपोर्ट के कम होते रहेंगे। One quick last consumption number from everyone, only in numbers, quickly. What do you see, Pankaj? What are the consumption number this year? No, the entire India consumption. 21-22 I see nothing less than 27 million ton. जीतू काका, टोटल महाराष्ट्र पूरे इंडिया के अंदर में आप शुगर का कंजम्पशन जो है करंट ईयर जी ऑल इंडिया कंजम्पशन आई थिंक 26 मिलियन। हाँ 26. Okay, there's a difference between Vinith, what do you see? 26 and value Yeah, same here. I do go with 260 lakh tons. 260 lakh tons. So anyone has any question to any panelist? Any questions? Mike, please. Mike there. No, everybody wants to listen your thoughts. See, the question was very interesting, so therefore I thought I'll poke into this. 26 has been the traditional, but tradition के ऊपर जाके पोस्ट कोविड जो कंजम्पशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल हम देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल लिफ्टिंग अच्छा चल रहा है, उस हिसाब देखते हुए मुझे लगता है कि ये 26 के ऊपर जरूर जाएगा। अब 27 जाएगा या 26.5 रुकेगा, इतनी खाद है। Thank you so much, sir. सर Anyone has any 27 यदि कंजम्पशन हुआ ना तो मार्केट डोमेस्टिक में कंट्रोल में नहीं रहेगी। गवर्नमेंट बैठी है ना। नहीं, मुझे क्या लगता है कि देखो 340 का नंबर भी आप जो बोल रहे हो, 107 का इस साल का क्लोजिंग स्टॉक था, मतलब ओपनिंग स्टॉक दिस ईयर, तो कुल मिलाकर 447 भी हो जाता है। और अगर एक्सपोर्ट का हम जिस तरीके से देख रहे हो रहा है, ऑलरेडी 54 लाख टन तो डिस्पैच हो गई है फिजिकली, 65 to 70 लाख टन के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, और जो ओवरऑल सिनारियो दिख रहा है इंटरनेशनल, तो ये 80-85 तक भी अगर टच कर जाता है एक्सपोर्ट का फिगर, तो आपके पास बचती है कितनी, 362 लाख टन बचती है। तो 265 का भी फिगर पकड़ो तो समवेयर अराउंड 95 लाख का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। I think sir, you are missing some numbers at opening. I think opening is somewhere around 82 to 85. You are just नहीं, तो फिर उस सूरत में मतलब अगर आप बोल रहे कि 82-85, मेरे पास 107 की फिगर है, तो फिर तो सिचुएशन फॉर अ प्राइस राइज इज मच मोर बेटर। Past presentations, that's what the number we are taking. We have seen in past presentation it was shown as a 82-83 somewhere. तो फिर वो सिनारियो में फिर जो स्टॉक टू यूज रेशियो है वो 40% से नीचे होकर 30% के बिलो आ जाएगा। तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ मेजर इशू कि प्राइस के लिए एक बॉयंसी रहने के लिए एक अच्छा पिक्चर है वो। Right, sir. Anyone else? Any सर questions? ये अपना ओपनिंग स्टॉक का कई महीनों से डिफरिंग आ रहा है। कई जगह पे ये 95 बोला जा रहा है, कई जगह पे 107 बोला जा रहा है, कई जगह पे 85 बोला जा रहा है। तो ये मॉनिटरिंग या एग्जैक्ट फिगर या ये कैसे अपना ये ला सकते हैं फिगर्स? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की
पास फिगर्स जाती है तो उसमें क्या है कि जो एक्सपोर्ट के लिए जाती है वो फिगर्स फैक्टर इन हो रही है कि नहीं, वो जो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो वो इनफैक्ट हम लोगों ने भी कमिश्नर शुगर से इशू लिया है ये कि जो क्लोजिंग स्टॉक्स कम से कम महाराष्ट्र के लिए जो है वेदर इट इज़ नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स और विथ एक्सपोर्ट्स, तो वो एक थोड़ा सा ग्रे एरिया है वहाँ पर, तो चेक करना पड़ेगा उसको। दीपेश भाई, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सब पैनलिस्ट से आप एक बार ये भी पूछ लो कि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक क्या था, ये लोग समझते हैं। इस साल का क्लोजिंग वो डिपेंड करता है बहुत। ओपनिंग आपने जो कंजम्पशन पूछा 265 नंबर, जैसे इस साल का क्लोजिंग का आप फिगर पूछ तो आप भी पूछ सकते हो, आपको किसी ने मना नहीं किया। चालू कर दो ना। विनीत भाई आप अपने से स्टार्ट कीजिए। 85। So I would go with 90 to 95 closing stock. 85। जीतू भाई आप। क्लोजिंग स्टॉक कहना मुश्किल है। इंटरनेशनल क्या रहेगा, एक्सपोर्ट कितना होगा और प्रोडक्शन एक्चुअली कितना होगा। दीपेश भाई, अगर हम 85 लाख टन का ओपनिंग लेते हैं, 340 की प्रोडक्शन लेते हैं, तो 85 प्लस 340 गिव्स मी 425 less 80 which we are easily target which we are expecting. So 425 minus 80 gives me 340 minus consumption. If we take 27 as account to me, then we are close something to 7 billion tons. यानी कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहीं भी 70 से 80 लाख टन के बीच में जाना चाहिए फॉर द ईयर एंडिंग 21-22. With that, we quickly wrap up this particular session of the domestic market. Anyone has any question still? Fine. Stay back, all our panelists. You know that we do the felicitation and then we move on to the next. So everybody, a big round of applause for this panel discussion. This was a real one indeed. So I'm sure if you have paid attention to this panel discussion, you would have made a lot of conclusion by now, right? All right, having said that, it's time for me to invite our very own Prakash Naik Navare sir to come on stage and do the felicitation of all our panelists. Tamil Nadu still be considered as deficit areas only. Vineet bhai, you morely work with the institution supply nowadays, right? So within this COVID era, what are the consumption? Have you seen any changes in consumption takeoff for the domestic institution supplies and everything? हेलो, इस वक्त जैसे आप जिस हिसाब से हाइप हो रहा है कि कोविड में बहुत सारा कंजम्पशन कम हो गया या ऐसे हो गया, अगर आप आंकड़ों को देखो या फिर डिस्पैचेस को देखो तो बहुत ज़्यादा ऐसे इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। मे बी 1 और 2% ईयर होते हैं, बट हाँ, इनिशियली ये ज़रूर था कि जब अपने पास गवर्नमेंट के पास या ट्रांजिट में या फिर डिफरेंसेस आ रहे थे, ये डिफ़िकल्टीज आ रहे थे, तब ज़रूर हुआ था, लेकिन दैट वाज अ मियर सम क्वांटिटी। आगे जाके वो सब पैचअप हो गया है, तो मतलब इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है कि कोविड के हिसाब से कि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कम हो गया या ऐसा, इतना नहीं है बड़ा इम्पैक्ट। जी तो अंकल, आपसे एक सवाल, इस समय पे जो सरकार का पैटर्न है रेगुलेटेड किया हुआ चीनी को खुले बाजार में बेचने के लिए, जो हम ट्रेडिशनली रिलीज मैकेनिज्म कहते हैं, तो वो रिलीज मैकेनिज्म में चीनी बेचना ये ट्रेड के लिए बेहतर है या फिर जो ओपन सेल मार्केट मिलों को था उस पैटर्न में चीनी का सेल करना बेहतर है? ट्रेड के लिए और इंडस्ट्री के लिए आपके 40 साल के अनुभव से दोनों पैटर्न में सबसे बेहतर पैटर्न कौन सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी जो रिलीज मैकेनिज्म है
वो बहुत उपयोगी है। क्या कभी भी समझो डेफिशिएट है, शुगर डेफिशिएट है, तो गवर्नमेंट रिलीज मैकेनिज्म से रेट को कंट्रोल कर सकती है। या प्रोडक्शन ज़्यादा है तो भी मिलर को कहीं नुकसान ना हो, एमएसपी लगा के भी गवर्नमेंट रिलीज मैकेनिज्म से रेट को कंट्रोल कर सकती है। इसीलिए रिलीज मैकेनिज्म मिलर के लिए, ट्रेडर्स के लिए और जनता के लिए, सबके लिए अच्छी चीज़ है। श्योर थॉट। मैं जीतू काका की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं भी इस ट्रेड में फॉर लास्ट 28 ईयर्स आई एम वर्किंग इन दिस ट्रेड। 2013 तक हमारी कंट्री में रिलीज मैकेनिज्म सिस्टम था, जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइसेस कंट्रोल करती थी। जैसे ही 2013 से इंडस्ट्री ने बहुत कोशिश की कि कैसे रिलीज मैकेनिज्म रिमूव हो जाए। रिलीज मैकेनिज्म हटने के बाद जब हम सरप्लस प्रोडक्शन एरा में आए इन द ईयर 2015, 16, 17, तो we looked that there was no control on the sale and the supply by the millers. So in India, the sale by the sugar mills is so fragmented that the sale dropped the prices from the 25, 26 level to 18 rupees, 19 rupees in Maharashtra and 23 in UP. So in the absence of release mechanism, there was a very difficult time for the sugar industry and the sugar trade to control the prices. As well as the same thing has happened in the shortage period also. When there was a no release mechanism system, the mills doesn't want to sell the sugar and they hold their stocks for the future longer period. So usme the government could not control the rise of the sugar prices in India. So any day the release mechanism, the same industry which struggle to remove the release mechanism again struggle to have some mechanism to control the sale of the sugar, which act as a release mechanism is known as the reverse stock limit ratio, which is currently government of India is adopting. So this is the perfect way of balancing the prices, looking at the surplus as well as in shortage periods. Mr. Velu, do you agree with these two guys, what they are saying about release mechanism, or you have some different Yeah, thoughts? definitely I do agree with the panelist here. See, this release mechanism is one of the very beautiful mechanism where the government of India has again put back this monthly quota system. So with this, the prices are very evenly regulated. So irrespective of being a surplus year for us, so had there not been a release mechanism, the trend of the prices would have been too sharp towards the downside. So I would say it would have been exaggerated rather than standing at say at 28 or 29, which was to be. So it would have even dropped down to 23 or 25 had the release mechanism not been there. Because sugar trade is driven only by sentiments. So with such a huge release figure, if the millers are given open license to sell whatever they produce, so not all the times millers would be in a position to hold due to their fund constraint and for the cane payments, they would be in a position forced to sell. So this release mechanism has very evenly balanced the market. So they are able to time their particular sales and stick on to one particular price. And as far as trade is concerned, what we basically look at is price safety. So we basically analyze for each factory when the quota is allocated, we get to know, okay, if they are in a position to sell this particular quantity or percentage of quota during this particular time, the market would relatively stand at one particular price without a violent fluctuation in the price towards the upside or to the downside. So open mechanism, I mean the release mechanism is actually working out very well. विनीत भाई, आपसे एक स्पेसिफिक महाराष्ट्र के रिलेटेड सवाल करना चाहूँगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, बट उसके सामने जो ऑफटेक है एक्सपोर्ट का, वो भी मेजरली महाराष्ट्र से ही हो रहा है इस समय। और पिछले 2-3 सालों में हमने एक पैटर्न देखा था कि जो हमारे ट्रेडिशनल मार्केट्स थे महाराष्ट्र के, जैसे आपका माल गुजरात की तरफ मूव हो रहा था आउट ऑफ स्टेट में, या राजस्थान की तरफ, या मेजोरिटीली रेक्स बिजनेसेस में हम लोग देख रहे थे कि कलकत्ता और नॉर्थ ईस्ट की तरफ महाराष्ट्र से काफ़ी रेक्स पहले जा रहे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 2017 यू कैन से, एंड सडनली वी हैव सीन वो शिफ्ट हो गया था एक ट्रेडिशनल रेक बिजनेस टू द यूपी एरिया। यूपी से काफ़ी सारे रेक पिछले 2-3 साल के अंदर में
पूरे नॉर्थ ईस्ट में जा रहे थे। अब फिर से वो पैटर्न जो है प्राइस पॉइंट के ऊपर में चेंज होता हुआ दिख रहा है। पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से लगातार रेक में भी माल जो है डेस्टिनेशन पहुंच रहे हैं, और प्लस एक्सपोर्ट्स भी महाराष्ट्र से काफ़ी हो रहा है। तो आपको लगता है कि महाराष्ट्र में लोएस्ट नंबर ऑफ स्टॉक होगा एट एनी गिवन टाइम, मतलब इन द हिस्ट्री हो सकता है कि ये लोएस्ट लेवल ऑफ स्टॉक्स हो इस साल क्लोजिंग में? प्रोडक्शन काफ़ी बड़ा है महाराष्ट्र का, अनएक्सपेक्टेडली। महाराष्ट्र हैज़ ऑलवेज बीन कल्प्रिट इन प्रोडक्शन नंबर्स, दिस इज नोन टू एवरीवन, ऑलवेज सरप्राइजिंग फैक्टर। ऑलवेज सरप्राइजिंग फैक्टर। सिमिलरली अगर प्रोडक्शन यहाँ पे एक्सेस है तो यहाँ से सप्लाई भी ज़्यादा होगी, कहीं ना कहीं तो चीनी जानी है, वो चाहे एक्सपोर्ट में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे कलकत्ता मार्केट हो या चाहे साउथ हो। महाराष्ट्र इज़ ऑलवेज कैटरिंग। महाराष्ट्र का कंजम्पशन कई सालों से जितना कंजम्पशन है उससे उसके पास एक्सेस ही चीनी रहती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट, लगभग 3 गुना लगभग 3 गुना होता है। सो सीइंग दिस प्रोडक्शन ऑफ 130, अगेन देयर इज डिस्पैचेस। एक्सपोर्ट इस साल यूपी से कई गुना ज़्यादा महाराष्ट्र ने किया है। सो स्टॉक लेवल आई डोंट थिंक विल बी सरप्राइजिंग एट द क्लोजिंग ऑफ दिस सीजन। महाराष्ट्र का जो पिछला स्टॉक लेवल होगा उससे 5% कम या 5% ज़्यादा, इससे ज़्यादा चेंज मैं नहीं देख रहा हूँ महाराष्ट्र के स्टॉक में। प्रोडक्शन ज़्यादा है तो डिस्पैच भी ज़्यादा है। नहीं तो गिवन इन दिस सिनारियो, हाउ डू यू फोरसी द प्राइसेस कमिंग 2-3 मंथ फॉर शॉर्ट टर्म एंड प्रोबेबली अप टू 6 मंथ? यहाँ से फिर एक नया क्रशिंग सीजन की तरफ हम जाएंगे, तो विद इन दिस 2 to 3 मंथ या विद इन दिस 4 to 6 मंथ आप जो अभी करंट प्राइस लेवल्स है उसको कहाँ पर देख रहे हो इन महाराष्ट्र स्पेसिफिकली? आज जिस लेवल पे महाराष्ट्र खड़ा है, पर्टिकुलरली एस30, दैट इज बॉटम। 3100 पे आज भी महाराष्ट्र में ट्रेड हो रहा है, 3100 से 3150। सो दिस इज रिस्कलेस मार्केट ओवर हियर राइट नाउ। सो यहाँ से नीचे जाने की जगह तो कोई दिखती नहीं है। ऊपर कितना जाए वो एक देखने वाली चीज़ है। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है कि ये टाइम है लॉन्ग जाने का, शॉर्ट जाने का कोई सवाल नहीं होता। एक आप जैसे रियल ट्रेडर का अंदाजा भी होता है, देखने वाली चीज सब कुछ नहीं होती है। कुछ नंबर्स बताइए। महाराष्ट्र ये पूरे सीजन में रेंज बाउंड चीनी रहेगी, रेंज बाउंड रहेगा ये। 3100 इज बॉटम एंड 3300 इज हाइट। सो एनीथिंग अबाउट 3300 इज रिस्की एंड एनीथिंग बिलो 3100 इज जूसी। जीतू काका, आपका क्या कहना है इस बारे में? प्राइस महाराष्ट्र में जो विनीत कह रहा है उसी रेंज बाउंड में रहेंगे या कोई डिफरेंस आप देख रहे हो प्राइसेस के अंदर में? एक्चुअली क्या है कि अब तक नॉर्थ ईस्ट हमारे यहाँ नहीं थे। अब हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट की पूरी बाइंग महाराष्ट्र से ही होगी, महाराष्ट्र या कर्नाटक से होगी। उसका रीज़न क्या है? एक तो यूपी में कंपेयर टू लास्ट सीजन प्रोडक्शन कम है, और दूसरा इथेनॉल में ज़्यादा डाइवर्ट हुए हैं करके उनके पास लंबा स्टॉक नहीं बचेगा। महाराष्ट्र के पास प्रोडक्शन काफ़ी है और सामने नॉर्थ ईस्ट की पूरी गिराकी, पूरा नॉर्थ ईस्ट का कंजम्पशन महाराष्ट्र और कर्नाटक से होगा, इसीलिए यहाँ भी स्टॉक हटेगा। अच्छा, और यहाँ घरेलू मार्केट में तेज़ी क्या होगी या मंदी क्या होगी, उसका ज़्यादा डिपेंडेंसी रहेगी इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर। अभी देखते हुए लगता नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट कोई गिर जाए, कोई एकदम कम हो जाए, ऐसा तो लगता नहीं है। अच्छा, यदि 80 लाख मतलब 8 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ और 34 मिलियन का अपना प्रोडक्शन हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट 3 से 4 रुपया घरेलू मार्केट में ऊपर जानी चाहिए। बट जीतू काका, ये पैटर्न जो आप बता रहे हैं, ये पैटर्न से तो यही समझ में आ रहा है कि मार्केट जो अभी करंट लेवल्स है उससे नीचे तो कहीं नहीं जा रहा है। नीचे तो नहीं लगता है, कहीं जाने का सवाल ही नहीं आ रहा है। एक बात मैं करना चाहूँगा, जब आपने ये स्टार्ट किया सेशन तब आप बोल रहे थे कि महाराष्ट्र का प्रोडक्शन 305 होगा, जैसे जैसे महाराष्ट्र ने ऑल इंडिया का प्रोडक्शन ये 305 होगा, जैसे जैसे नंबर बढ़ता गया। जब जनवरी में ये बात चल रही थी, इनिशियल एस्टिमेट्स आ रहे थे, तो एक बार ये हो गया था कि एक्सपोर्ट मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट देखते हुए महाराष्ट्र के लोग चीनी को 37 बोलने लग गए थे। 37 वाज द नंबर, बिन 36 वाज इजी अचीवेबल इन महाराष्ट्र। एक बार ये बोल रहे थे कि 3600 तक महाराष्ट्र की चीनी जाएंगी, बट
अपना नसीब नहीं है या जो भी समझो, या महाराष्ट्र, इवन अगेन महाराष्ट्र इज कल्फिट फॉर द सेम। महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में इतना बड़ा प्रोडक्शन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, महाराष्ट्र में भी इतना नंबर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो इसके चलते ये जो 36 वाला है लोग अभी थोड़ा भूल गए हैं, लेकिन प्राइस राइज इज देयर, ये बॉटम है, ये 3300 3350 तक पक्का जाएगा। Mr. Velu, during this COVID time, lot of reason came कि social distancing और सारी चीज़ों की वजह से लोगों के अंदर में we have seen that packaging sugar is more popular now other than loose sugar. How is the consumption pattern of packaging sugar? Do you see any increase in overall scenario before COVID and right now? The demand for packaging sugar is more now? See, India is a very price sensitive market according to me. So when compared to the developed countries where almost 70 to 80% of the consumption happens in packaged goods, India is slowly moving towards that direction. But it is still a long way to go. Our consumption as far as the packed sugar is concerned is very negligible. So if I am right, it is not more than 10%. But probably down the lane in the coming years, definitely people will prefer packaged sugar with quality consciousness in mind, and the wholesale concept will slowly start changing on to the retail concept via the packed sugar with more brands coming into the market. But again, as I said, there will be definitely price sensitivity. The more competitive we offer them when compared to the low sugar, people will definitely start shifting towards the packaged sugar. Pankaj, how do you see this packaging market is going, or maybe people are becoming more aware towards the brand and not buying the loose sugar in the market because of food consciousness or brand consciousness, whatever you tell? Dipesh bhai, what I have learned from the past, after the COVID times, the people are become more health conscious, and people are more thinking on spending more money. The issues related to a good quality of food, good quality of health, and side by side the same thing in sugar. They are giving the preference for the packaging sugar as well as a good quality of sugar, which is refined sugar. I have seen for last 10-15 years many groups in UP, because I am associated in many groups in UP. They want to convert their sugar to a packaging unit, and they want to start packaging sugar, but they see this part is a very economical, unviable, so they were not doing it. But in last 2 years after the COVID impact, I have seen that more and more consumption for the packing sugar and demand is coming up, and whoever industry is going in the packaging sugar, their sales are increasing very phenomenal, because I am already supplying to few groups who are packaging sugar, and their demand is increasing day by day, and it's a great increment in their demand. I want to add one more thing. Beside this packaging sugar, refined sugar demand has also come out very huge in the market for last 1 and 2 years. Previously, the difference between sulfitation and refined sugar in Uttar Pradesh was approximately 30 to 40 paisa per kg. Now, after the COVID time, the demand for refined sugar has increased. Even after increasing the capacities of the refined sugar, this difference has increased from 40 paisa to 1 rupees and 1.5 rupees a kg, and which is maintained for last more than 1 year. So, likewise, packaging and refined sugar, good quality sugar is in demand after the COVID period. This is the pattern. विनीत भाई, जैसे हम लोगों ने अभी एक सेशन इससे पहले हुआ है टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म का, सो ये टेक्नोलॉजी के एरा के अंदर में जो ट्रेडिशनल बिजनेस पैटर्न है उसको आप कैसे बदलता हुआ देख रहे हैं? बिजनेस पैटर्न ट्रेडिशनल बिजनेस का जो हमारा बरसों से चला आ रहा पैटर्न है, हम एक पर्टिकुलर पैटर्न में बिजनेस करते हैं, राइट, और वो ट्रेडिशन से होता आ रहा है पिछले 30, 40, 50 वर्षों के अंदर में उसी तरह से लोग बिजनेस कर रहे हैं डोमेस्टिकली। तो टेक्नोलॉजी के आने से ट्रेड में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? एडेप्टेशन इज अ मस्ट। अगर आप अपने आप को नहीं बदलोगे, समय के साथ नहीं चलोगे, तो देन यू विल बी लेफ्ट आउट, एंड यू कैनॉट ब्लेम एनीबडी एल्स फॉर दैट।
you have to adapt to the technology. Technology always helps. ये आपको सप्रेस करने के लिए नहीं है, लेकिन आपको आगे चलाने के लिए है. So technology is a must and it is necessary. Mr. Velu, how do you see this technology part in sugar business? See, there is always two sides for a coin. So I would say, yes, it is beneficial. See, 15-20 years down before, 15 years before, most of the trades used to happen over the phone. We never used to give a delivery instruction for a sugar factory, and we would just tell them we have sold the material to so and so, please kindly load the truck. Things used to just happen just like that. So now with the technology being in place, we are definitely utilizing that to the fullest extent. But the technology has another disadvantage. See, now the new gen startups have come, so and they want revenues. So more than profitability, they want revenues. So what happens is they have entered the market for the revenue purpose, and the trade is not actually commanding the margins that are supposed to be taken for the investment that they make. So that is one drawback that we are feeling the pinch of the new gen startups. So basically there are mixed views on this right now. जीतू काका, आप एक चीज़ बताइए कि इस समय पे जिस तरह से डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के प्राइस के बीच में थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है महाराष्ट्र में. एक्सपोर्ट में जो चीनी जा रही है वो डोमेस्टिक प्राइस के ऊपर जा रही है, वाइट शुगर स्पेसिफिकली. तो इसका जो अभी एक्सपोर्ट के ऊंचे प्राइस है उसका डोमेस्टिक पे आगे जाते हुए कोई असर आपको दिख रहा है कि उसकी वजह से डोमेस्टिक प्राइस भी स्लोली अहेड मूव होंगे? बेस जो है वो एक्सपोर्ट को पहले माना जा रहा था कि एक्सपोर्ट प्राइस से डोमेस्टिक प्राइस नीचे नहीं चलेंगे, बट इस समय पे लगभग 40 से 50 रुपए क्विंटल की डिस्पैरिटी है. एक्सपोर्ट ऊंचा चल रहा है, तो डोमेस्टिक प्राइस को वहाँ पे एक्सपोर्ट सपोर्ट होने की वजह से कोई स्कोप है? और इमीडिएट इफेक्ट में लाइक अगले 15-20 एक महीने में आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं पे जाकर के डोमेस्टिक प्राइस उस लेवल पे आ जाएगा? एक्चुअली क्या है, एक्सपोर्ट के लिए कोई रिलीज नहीं है, वो माल कितना भी बेच सकता है. समझो 50 रुपया का डिफरेंस है तो वो कुछ नहीं है कि मिलर को डोमेस्टिक में जो माल बेचना है वो रिलीज के हिसाब से बेचना है. तो मिल वाला भी क्या सोचेगा कि डोमेस्टिक मार्केट से मुझे 50 ऊपर मिल रहा है, मेरा माल भी तुरंत निकल रहा है, मुझे ब्याज का बर्डन भी नहीं हो रहा है करके ये जो डिफरेंस है, इसी कारण डिफरेंस है. ये डिफरेंस आगे जाके नहीं चलेगा. नहीं चलेगा क्यों? तो डोमेस्टिक मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर आना नज़र आ रहा है. मुझे तो यहाँ तक नज़र आ रहा है कि अप्रैल में कम से कम 100 रुपया डोमेस्टिक मार्केट में ऊपर जाना चाहिए, और बाकी तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से आपके एक्सपोर्ट के कम होते रहेंगे. One quick last consumption number from everyone, only in numbers, quickly. What do you see, Pankaj? What are the consumption number this year? No, the entire India consumption. 21-22 I see nothing less than 27 million ton. जीतू काका, टोटल महाराष्ट्र पूरे इंडिया के अंदर में आप शुगर का कंजम्पशन जो है करंट ईयर जी, ऑल इंडिया कंजम्पशन आई थिंक 26 मिलियन. हाँ 26. Okay, there's a difference between. Vinith, what do you see? 26 and value? Yeah, same here. I do go with 260 lakh tons. 260 lakh tons. So anyone has any question to any panelist? Any questions? Mike, please. Mike there. No, everybody wants to listen your thoughts. See, the question was very interesting, so therefore I thought I'll poke into this. 26 has been the traditional, but tradition के ऊपर जाके कोविड पोस्ट कोविड जो कंजम्पशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल हम देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल लिफ्टिंग अच्छा चल रहा है, उस हिसाब देखते हुए मुझे लगता है कि 26 के ऊपर जरूर जाएगा. अब 27 जाएगा या 26.5 रुकेगा, इतनी खाते हैं. Thank you so much, sir. सर Anyone has any 27 यदि कंजम्पशन हुआ ना तो मार्केट
डोमेस्टिक में कंट्रोल में नहीं रहेगी। गवर्नमेंट बैठी है ना। नहीं, मुझे क्या लगता है कि देखो 340 का नंबर भी आप जो बोल रहे हो, 107 का इस साल का क्लोजिंग स्टॉक था, मतलब ओपनिंग स्टॉक दिस ईयर, तो कुल मिलाकर 447 भी हो जाता है। और अगर एक्सपोर्ट का हम जिस तरीके से देख रहे हो रहा है, ऑलरेडी 54 लाख टन तो डिस्पैच हो गई है फिजिकली, 65 to 70 लाख टन के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, और जो ओवरऑल सिनारियो दिख रहा है इंटरनेशनल, तो ये 80-85 तक भी अगर टच कर जाता है एक्सपोर्ट का फिगर, तो आपके पास बचती है कितनी, 362 लाख टन बचती है। तो 265 का भी फिगर पकड़ो तो समवेयर अराउंड 95 लाख का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। I think sir, you are missing some numbers at opening. I think opening is somewhere around 82 to 85. You are just नहीं, तो फिर उस सूरत में, मतलब अगर आप बोल रहे कि 82-85, मेरे पास 107 की फिगर है, तो फिर तो सिचुएशन फॉर अ प्राइस राइज इज मच मोर बेटर। Past presentations, that's what the number we are taking. We have seen in past presentation it was shown as a 82-83 somewhere. तो फिर वो सिनारियो में फिर जो स्टॉक टू यूज रेशियो है वो 40% से नीचे होकर 30% के बिलो आ जाएगा। तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ मेजर इशू की प्राइस के लिए एक बॉयंसी रहने के लिए एक अच्छा पिक्चर है वो। Right, sir. Anyone else? Any सर, questions? ये अपना ओपनिंग स्टॉक का कई महीनों से डिफरिंग आ रहा है। कई जगह पे ये 95 बोला जा रहा है, कई जगह पे 107 बोला जा रहा है, कई जगह पे 85 बोला जा रहा है। तो ये मॉनिटरिंग या एग्जैक्ट फिगर या ये कैसे अपना ये ला सकते हैं फिगर्स? पास फिगर्स जाती है तो उसमें क्या है कि जो एक्सपोर्ट के लिए जाती है वो फिगर्स फैक्टर इन हो रही है कि नहीं, वो जो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो वो इनफैक्ट हम लोगों ने भी कमिश्नर शुगर से इशू लिया है ये कि जो क्लोजिंग स्टॉक्स कम से कम महाराष्ट्र के लिए जो है, वेदर इट इज नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स और विद एक्सपोर्ट्स, तो वो एक थोड़ा सा ग्रे एरिया है वहाँ पर, तो चेक करना पड़ेगा उसको। दीपेश भाई, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सब पैनलिस्ट से आप एक बार ये भी पूछ लो कि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक क्या था, ये लोग समझते हैं। इस साल का क्लोजिंग वो डिपेंड करता है बहुत। ओपनिंग आपने जो कंजम्पशन पूछा 265 नंबर, जैसे इस साल का क्लोजिंग का आप फिगर पूछ, तो आप भी पूछ सकते हो, आपको किसी ने मना नहीं किया। चालू कर दो ना। विनीत भाई, आप अपने से स्टार्ट कीजिए। 85। So I would go with 90 to 95 closing stock. 85। जीतू भाई, आप? क्लोजिंग स्टॉक कहना मुश्किल है। इंटरनेशनल क्या रहेगा, एक्सपोर्ट कितना होगा और प्रोडक्शन एक्चुअली कितना होगा। दीपेश भाई, अगर हम 85 लाख टन का ओपनिंग लेते हैं, 340 की प्रोडक्शन लेते हैं, तो 85 plus 340 gives me 425 less 80, which we are easily target, which we are expecting. So 425 minus 80 gives me 340. 340 minus consumption, if we take 27 as account to me, then we are close something to 7 million tons. यानी कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहीं भी 70 से 80 लाख टन के बीच में जाना चाहिए फॉर द ईयर एंडिंग 21-22. With that, we quickly wrap up this particular session of the domestic market.